जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का डेल्टा प्लस के आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्थिर विद्युत की का दूसरा भाग स्टार्ट कर दिया था, कूलम्ब्स लॉ। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी, फिर वर्ड इलेक्ट्रिक देखा, फिर चार्ज और चार्ज की यूनिट्स और प्रॉपर्टीज देखी, और उसके बाद में चार्जिंग और चार्जिंग मेथड, और फिर चार्ज को मेजरमेंट करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे। उसके बाद में हमने लास्ट टाइम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने कूलम्ब्स नियम से स्टार्ट किया था। तो कूलम्ब्स नियम क्या है और क्यों कब यूज होता है? तो कूलम्ब्स लॉ दो स्टेशनरी चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए यूज करते हैं, और कूलम्ब्स का जो लॉ है वो क्या कहता है कि दो स्थिर या स्टेशनरी चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल टू क्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर F फोर्स को K कप्पा कांस्टेंट, Q1 Q2 आवेशों के परिमाण। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लास्ट टाइम भी बताई थी मैंने कि यहां हम केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका चिन्ह यूज नहीं करेंगे। तो ये जो F आएगा ये पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में, अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर दोनों स्टेशनरी चार्ज के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। अब यहां से फोर्स तो कैलकुलेट हो जाता है, उसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी वो तो कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें पता नहीं चलती। तो इसका पता करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है? कूलम्ब्स नियम का सदिश निरूपण या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कूलम्ब लॉ का किस तरह से करेंगे उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि दो आवेशों के मध्य बल किस तरह से कार्य करता है। तो ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये दो बिंदु आवेश आपके पास कुछ डिस्टेंस पर है, Q1 और Q2। अब इन दो आवेश या दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वह फोर्स इन दोनों को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के अनुदिश होगा। तो यदि ये प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि माइनस है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सिव करेंगे, यानी इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन अगर ये अपोजिट चार्ज के हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो उस स्थिति में इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहां पर यदि ये दोनों चार्ज प्लस है, प्लस Q1 और ये प्लस Q2, तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। उस स्थिति में ये बल कहलाएगा या ये फोर्स कहलाएगा F12, मीन्स 1 पर फोर्स 2 के कारण, और यहां पर ये कहलाएगा F21, मीन्स 2 पर फोर्स 1 के कारण। तो ये है फोर्स ऑन ड्यू टू 1, और ये है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो यहां पर ये फोर्स Q2 के कारण Q1 पे लग रहा है जो बाहर की तरफ है, और यहां पर ये फोर्स Q2 पर लग रहा है Q1 के कारण, ये भी बाहर की ओर है। तो जिस पर कैलकुलेट किया जाता है उसको पहले लिखेंगे, और जिसके कारण होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो F12 का मतलब है 1 पर 2 के कारण बल, और F21 का मतलब है 2 पर 1 के कारण बल। ये रिपल्सिव फोर्स है। इसी तरह से अगर ये दोनों चार्ज माइनस हो, ये माइनस Q1 और कुछ डिस्टेंस पर आवेश Q2 ये भी माइनस हो, तो भी इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। Q1 इसको इधर रिपल्सिव करेगा, यानी बाहर की ओर धकेलेगा, ये कहलाएगा F21, और ये इसको इधर धकेलेगा बाहर की तरफ, और ये हो जाएगा F12। तो एक पर बल 2 के कारण और ये 2 पर बल 1 के कारण। ये दोनों सेम नेचर के चार्ज हो तो इनके बीच में बल इस तरह से कार्य करेगा। और यदि दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हो, यदि Q1 प्लस हो और Q2 माइनस में हो, माइनस Q2, तो ये दोनों एक दूसरे को अब क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अर्थात इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये इसको इस तरफ खींचेगा F12, एक पर 2 के कारण बल, और ये इसको इधर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये F21, 2 पर बल 1 के कारण। इस प्रकार दोनों जो चार्ज है वो एक दूसरे की ओर आएंगे। तो ये कंसेप्ट हमने
स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि दो जो चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज या दो जो चार्ज होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। यदि सेम चार्ज है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, और यदि अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो ये डायरेक्शन इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन के अनुदिश होता है, या तो आवेश की ओर या आवेश से दूर। यहां पर आप देख सकते हो। अब बात हमारे पास आती है कि ज्यामितीय निर्देशांक में हम आवेश, ये जो फोर्स लगता है, इसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये वाला मैं यहां से मिटा देता हूं, इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहां हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए। क्या लिए? 2 पॉइंट चार्ज। ये चार्ज आपके पास Q1 और ये चार्ज Q2, दोनों को हमने सेम नेचर का लिया है, प्लस प्लस। अब इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, जिसको हमने डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है। यहां पर ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है। इन दोनों के ज्यामितीय निर्देशांक, ज्यामितीय निर्देशांक का मतलब आपका कोऑर्डिनेट में हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते हैं। एक्स एक्सिस पे आई कैफ, वाई एक्सिस पे जे कैफ और जेड एक्सिस पे के कैफ। तो यहां पर आई कैफ, जे कैफ और के कैफ, ये यूनिट वेक्टर के ज्यामितीय निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है, और इनके जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 और R2। पोजीशन वेक्टर का मींस स्थिति सदिश। इन दोनों की स्थिति सदिश आपको यहां पर दिए हुए R1 और R2। अब आपको फोर्स ज्ञात करना है, तो Q1 पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ क्योंकि सेम नेचर का है, और Q2 पर भी फोर्स लगेगा बाहर की ओर क्योंकि ये भी इसके सेम नेचर का है। तो यहां जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा 1-2। क्या कहलाएगा? 1-2, यानी एक पर बल दो के कारण। और यहां पर ये कहलाएगा F21 अर्थात 2 पर बल 1 के कारण। अब ये जो फोर्स लगेगा, इसके लिए इनके बीच की दूरी किस तरह से ली जाएगी? तो दूरी को हम यहां पर विस्थापन में यानी डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन। स्ट्रेट लाइन है इसलिए दूरी को ही विस्थापन कह सकते हो। दूरी विस्थापन में आपने संबंध पढ़ा है, ठीक है। दूरी क्या होती है? जो पाथ होता है उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। कोई भी पाथ दे दे, उस पाथ की जो लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, या ये कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो एक हम वेक्टर बनाते हैं, वो वेक्टर ही उसका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहां पर Q1 से Q2 ये आपके पास या तो ये वाला वेक्टर होगा या फिर ये वाला वेक्टर, और ये दोनों ही वेक्टर यहां पर क्या कहलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि विस्थापन सदिश। यहां से आप देख सकते हो, जब मैं इस पर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं F12 अर्थात 1 पर बल 2 के कारण, तो मैं यहां से डिस्टेंस मापना प्रारंभ करूंगा इनिशियल पॉइंट से, तो ये कहलाएगा 2 से 1 तक, यानी R21 वेक्टर। क्या कहलाएगा? R21 वेक्टर। इसी तरह से अगर मैं F21 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं यहां से इस आवेश के कारण इस पर, यानी इस चार्ज के कारण उस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, तो ये कहलाएगा R12, यानी 1 से 2 तक। तो जब भी वेक्टर लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो हमेशा इनिशियल से फाइनल लिखा जाता है। अब यहां पर हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? जो सदिशों का योग नियम है, या ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एडिंग रूल ऑफ वेक्टर, वेक्टर के जो एडिंग रूल है वो क्या कहता है? यदि आपके पास दो वेक्टर के हेड और टेल आपस में मिल रहे हैं, यानी कि मर्ज हो रहे हैं किसी पॉइंट पे, जैसे ये आपके पास एक पी वेक्टर है, इसी की हेड पर दूसरा वेक्टर प्रारंभ हो जाता है, और ये इसकी हेड से टेल है, ये इसकी दूसरे वेक्टर की टेल है जो पहले वेक्टर की हेड पर मर्ज हो रही है, तो ये कहलाएगा क्यू वेक्टर। दो वेक्टर जिनकी हेड और टेल आपस में मर्ज हो रही हो, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर के बीच का जो तीसरा वेक्टर होता है वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर। यहां पर इसका
जो मीन्स है वो ये है कि आर वेक्टर इक्वल टू होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, यानी पी और क्यू वेक्टर का जो परिणामी वेक्टर होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर। लेकिन शर्त क्या है कि इन दोनों की हेड और टेल आपस में मर्ज होनी चाहिए। यहां देखिए यहां टेल टेल मर्ज हो रही है जबकि यहां हेड हेड मर्ज हो रहा है, इसलिए यहां से कोई इस तरह का फॉर्मूला नहीं बनेगा। लेकिन एडिंग रूल क्या कहता है, यदि दो सदिशों की हेड और टेल आपस में मर्ज हो रही हो, दो वेक्टर की हेड और टेल आपस में मर्ज हो रही हो, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड की ओर खींचा गया तीसरा वेक्टर, थर्ड वेक्टर जो वो उन दोनों का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब यहां से अगर इस रूल को हम यहां अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहां ऐसे दो सदिश देखिए, यानी ऐसे दो वेक्टर देखिए जिनकी हेड और टेल आपस में मर्ज हो रही हो। तो आप यहां पे देखिएगा, यहां दोनों के हेड हेड मिल रहे हैं, यहां दोनों के टेल टेल मिल रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे देखोगे तो या तो हेड और टेल मिल रहे हैं, और ऊपर वाले वेक्टर के लिए देखोगे तो यहां हेड और टेल मिल रहे हैं। तो अगर मेरे को R21 यानी ये वाला वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो यहां पर ये दोनों हेड और टेल मिल रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा, यानी कि R2 वेक्टर और प्लस R21 वेक्टर, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, इन दोनों का जो सम होगा वो इस R1 वेक्टर के क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये तीसरा वेक्टर होगा यहां पर, थर्ड वेक्टर। तो R1 वेक्टर इक्वल टू आएगा R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। लेकिन हमें तो R21 वेक्टर चाहिए, तो R21 वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये आ गया इक्वेशन 1। यानी जब हम F12 कैलकुलेट कर रहे हैं एक पर बल दो के कारण, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट कहां पर है, जहां पर चार्ज रखा हुआ है, यानी Q2 रखा है, जिसके कारण यहां पे फोर्स लग रहा है, तो ये कहलाएगा R21, यानी कि इनिशियल टू फाइनल। अगली चीज में, अब अगर इन दोनों चार्ज के बीच में हम फोर्स देखें तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम लो, यहां पर Q1 पर Q2 के कारण बल, यानी कि Q1 पर Q2 के कारण बल, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो Q2 के कारण कितना फोर्स लगेगा Q1 पर, वो हम कूलॉम नियम से क्या कर सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम लो। क्या कहता है कूलॉम लो, कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, F12, अर्थात एक पर बल दो के कारण। तो यहां पर दूसरा चार्ज इस पर बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट कहां से लेना पड़ेगा, 2 से, यानी यहां से डिस्प्लेसमेंट मापेंगे तो यहां से स्टार्ट होगा 2 से, तो कहां तक आएगा, 1 तक, तो ये कहलाएगा R21, क्या कहलाएगा, R21 स्क्वायर। और यहां पर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, यानी सदिश रूप में, तो क्या लिखा जाएगा, R12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। यहां पर इसको अगर स्केलर क्वांटिटी, एक तरह से इस स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि है, इस अदिश राशि को अगर हम वेक्टर यानी सदिश फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहां पर यूनिट वेक्टर अर्थात एकांक सदिश आर कैप का यूज करेंगे। तो आर कैप इक्वल टू होता है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, यानी कि ये चीजें हम पहले वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आर कैप की जो वैल्यू होती है, यानी जो यूनिट वेक्टर होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी यहां पर ये आपका सदिश है और ये सदिश का क्या है, परिमाण है। तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। तो ये वैल्यू मैं यहां पे रख सकता हूं, तो यहां पे वैल्यू रखूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R12 वेक्टर F12 वेक्टर अर्थात एक पर फोर्स दो के कारण इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अब R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, R क्यूब, R21 का क्यूब, और यहां क्या बच जाएगा, R21, यानी इसकी वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी एक तरह से, ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब इसके आगे देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम, आई थिंक दिख रहा है नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से। तो
इस समीकरण 1 की जो वैल्यू है, इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे? 2 में। आई थिंक ये 2 वाला दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, तो मैं 2 को दोबारा लिख देता हूं एक बार, ठीक है, यहां तक ये दिख रहा हो, इसमें ये वैल्यू रखी केवल, तो इस इक्वेशन 2 को मैं यहां पर एक बार अलग से लिख रहा हूं। यहां पर इक्वेशन 2 जो आया वो आया F12 वेक्टर, यानी एक पर 2 के कारण बल, फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर डॉट R21 कैप था, ये था ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू रखेंगे तो यहां पर ये कैप की जगह आ जाएगा वेक्टर, और नीचे R इंटू आर स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा क्यूब। क्या हो जाएगा? क्यूब। ये इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो ये कह सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वैल्यू यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा? F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट कौन है? 1, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मोड का चिन्ह लगा देंगे, और का क्या है? क्यूब डॉट। अब क्या बच जाएगा यहां पर? वेक्टर की जगह R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसको स्मॉल कोष्टक के अंदर लिख देंगे, तो ये आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। अब ये समीकरण 3, इक्वेशन 3। इसी तरह अगर मैं कैलकुलेट करूं क्या? F21 यानी 2 पर फोर्स 1 के कारण, तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे? F21 वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, सॉरी R12 क्यूब डॉट R12 वेक्टर। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो तो दोनों एक जैसी हैं, लेकिन यहां 2-1 कैलकुलेट करेंगे तो यानी 2 पर बल 1 के कारण, 2 पर बल 1 के कारण, तो यहां से हमारा वेक्टर प्रारंभ होगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो यहां से स्टार्ट होगा, ये इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि Q1 के कारण किस पर बल लग रहा है? Q2 पर, तो F21 का मतलब है 2 पर बल 1 के कारण। तो इस बार जब वेक्टर ज्ञात करेंगे तो यहां से लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये कहलाएगा R12 वेक्टर, यानी कि इनिशियल टू फाइनल, तो यहां आ जाएगा 1 2 वेक्टर। अब इस 1 2 वेक्टर की जगह सेम इसी तरह से वैल्यू रख सकते हैं, तो अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी अगर मैं यहां पर, आई थिंक ये नहीं दिख रहा आपको, ये वाला दिख रहा है, देखो इसी को अगर मैं चाहूं तो इस समीकरण को जब उल्टा लिखूंगा तो निश्चित रूप से यहां 1 2 करूंगा तो ये R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो यहां पर इसी इक्वेशन से R12 वेक्टर इक्वल टू लिखा जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, अरे जी सर में, तो यहां पर मैं जब वैल्यू रखूंगा तो इसको लिख सकता हूं या F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यह आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा R21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये तो मोड है, इस पे तो कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां से मेन माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहां इस इक्वेशन के इनिशियल में जो चिन्ह है वो किसका आ जाएगा? माइनस का। किसका आ जाएगा? माइनस का। यह आ गया इक्वेशन 4th। अब इक्वेशन 4th और इक्वेशन 3rd पर अगर आप नजर डालो तो देखिए ढंग से,
इक्वेशन सेकंड में हमने कैलकुलेट किया F12 जिसकी वैल्यू ये है, लेकिन जब हम F12 की बजाय F21 कैलकुलेट करेंगे तो यहां फॉर्मूले में F21 की जगह क्या लिखा जाएगा, F12, यानी इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, और इसका जस्ट उल्टा लिखा जाएगा, इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल 2 है तो ये लिखा जाएगा 2 - 1, और यहां पर भी वही। लेकिन इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 2। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में सब कुछ सेम है, केवल यहां पे माइनस का चिन्ह है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर माइनस, और ये वाली वैल्यू जो वो किसके इक्वल है, इसके, तो ये लिखा जाएगा F12 वेक्टर। ये आ गया इक्वेशन 5। और इक्वेशन 5 क्या कहता है कि दोनों चार्ज के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, भले वो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। आप ये देखिए, ये इधर प्लस आई के एफ दिशा में लग रहा है, तो ये कौन से में काम कर रहा है, माइनस आई के एफ, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं। और इसी सर में अगर प्लेन में देखें तो ये अगर प्लेन में मान लिया जाए तो ये माइनस आई के एफ में और ये प्लस आई के एफ में। इसका अर्थ ये हुआ कि दो चार्ज भले वो सेम नेचर के हो या वो अपोजिट नेचर के हो, उनके बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा वो सदैव एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये जो कूलॉम का लॉ है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया का लॉ है, जड़त्व का। दूसरा फोर्स का लॉ है, F बराबर ma, और थर्ड लॉ जो है वो है एक्शन रिएक्शन फोर्स। इसका मतलब एक्शन के विपरीत यहां क्या है, रिएक्शन फोर्स है, और इनकी वैल्यू आपस में क्या है, समान है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कूलॉम का जो नियम है वो न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या करता है, पालना करता है, यानी उसकी प्रोसेस की पालना करता है। तो अब यहां से कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं, अर्थात ये कूलॉम के थर्ड नियम का या थर्ड लॉ की क्या करते हैं, अनुपालना करते हैं। तो ये हमारे पास कूलॉम्स लॉ का सदिश निरूपण। तो अब तक हमने कूलॉम लॉ और कूलॉम लॉ का सदिश